हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। जहां तक मैट्रिक का सवाल है, 2020 में अमन कुमार ने 449 अंक लाकर तथा 2019 में विकास कुमार पांडे ने 442 अंक लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। इनके साथ साथ अनेकों विद्यार्थियों ने 85% या इससे अधिक अंक लाकर हमारे क्षेत्र का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। अगर सबका नाम का वर्णन करूंगा तो अधिक समय लग जाएगा। हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 9 पढ़ाई हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसमें ऑलरेडी आपका काफ़ी चीज़ पढ़ाई हो चुका है। आगे हमको पढ़ना है ये लेंज का नियम, लेंज लॉ। लेंज का जो नियम है 1 नंबर में भी आता है क्वेश्चन, 2 नंबर का भी आता है क्वेश्चन और 5 नंबर का भी पूछ सकता है कि लेंज का जो नियम होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है कि नहीं, प्रमाणित करें। तो जो लेंज का नियम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस लेंज के नियम को हम क्या करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो पूरा लेंज का नियम है फैराडे के नियम पे क्या है, बेस है। तो अगर आपको फैराडे का नियम पता है तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, लेंज का नियम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब फैराडे ने जिस प्रकार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी, उसी के आधार पर लेंज का नियम क्या है, बेस्ड है। ज़रा सा भी क्या है, फर्क नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंज का नियम आखिर है क्या। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है, दोनों की जो गणना है, मतलब दोनों जो होता है लेंज के नियम से क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा की जो गणना है लेंज के नियम से की जाती है। तो सबसे पहले पूछ सकता है यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो लेंज के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं पर हो गया। अब लेंज का नियम क्या कहता है, तो लेंज का नियम ये है, ध्यान से आपको सुनना है। लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। मतलब प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल दोनों की दिशा ऐसी होगी कि वह उसी कारण का विरोध करेगी जिससे उसकी उत्पत्ति होगी। तो ये क्या है, आपका लेंज का नियम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रयोग करके देखेंगे कि धारा जिससे उत्पन्न होती है, चाहे विद्युत वाहक बल जिससे उत्पन्न होता है, वह उसी का विरोध कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमारे पास ये कुंडली है, यहाँ पे यह आपका धारामापी, यहाँ पे कुंडली, यहाँ पे क्या है, धारामापी जी है। अब क्या करना है, आपको चुंबक के नॉर्थ पोल को पकड़ना है। कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। मान लेते हैं ये क्या है, चुंबक का नॉर्थ पोल है। जब हम चुंबक के नॉर्थ पोल को किसी कुंडली के निकट लेके आते हैं तो कुंडली में जो धारा की दिशा होती है वो वामावर्त है। और वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है। तो बोर्ड पे समझ लेना है, अगर कोई चीज़ घड़ी की दिशा में घूमे यानी क्लॉकवाइज, अगर कोई घड़ी यानी इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त, अगर कोई घड़ी के विपरीत घूमे उसको लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, मतलब ऐसे। तो देखिए, अगर हम चुंबक के नॉर्थ पोल किसी कुंडली के निकट लेके आते हैं तो धारा की जो दिशा होती है वो क्या होती है, वामावर्त होती है। आपको पढ़ाया गया था कि अगर देखने पर धारा की दिशा हमको वामावर्त लगेगी तो कुंडली का तल किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। तो अगर हम नॉर्थ पोल को कुंडली के निकट लेके आते हैं तो धारा की दिशा किस प्रकार है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी वामावर्त है। तो वामावर्त है तो किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा।
मतलब हम किसी कुंडली के उत्तरी ध्रुव को हम जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली के समीप लाते हैं तो कुंडली का सामने वाला जो तल होता है उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है। यानी ये जो, अब बताइए, जब ये उत्तरी ध्रुव की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा, चुंबक की गति का विरोध करेगा कि नहीं करेगा। आपने पढ़ा होगा कि चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो अगर ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी जो धारा होगी चुंबक को आने नहीं देगी। और ये धारा उत्पन्न कैसे होती है, तो ये धारा जो होती है चुंबक के आने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि चुंबक को हम जब तक गति नहीं कराएंगे कुंडली में धारा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जो धारा उत्पन्न होती है इसकी दिशा कैसी है, तो ये भी उत्तरी ध्रुव की तरह है। यानी ये जो है मतलब चुंबक के आने का विरोध करती है। तो यही लेंस का नियम है कि धारा जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। तो ये जो धारा है इस नॉर्थ पोल के आने के कारण ही उत्पन्न होती है, लेकिन इसी के आने का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। सेम केस में अगर हम इसको क्या करते हैं, कुंडली से लेकर दूर जाते हैं, अगर हम नॉर्थ पोल कुंडली से लेकर दूर जाते हैं तो क्या होता है, धारा की दिशा पलट जाती है और धारा दक्षिणावर्त हो जाती है। मतलब ये आप देख सकते हैं धारा इस प्रकार है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। जब धारा दक्षिणावर्त हो जाती है तो क्या होता है, कुंडली का जो तल होता है दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करता है। यानी ये जो आपका तल होगा किसकी तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह काम करेगा। अब देखिए जब साउथ पोल की तरह काम करेगा तो देखिए साउथ पोल क्या करेगा, नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचेगा। और हम कहाँ जा रहे हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, इस तरफ खींच रहा है। यानी विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ भी विरोध कर रहा है। और यहाँ धारा की उत्पत्ति क्यों होती है, तो हम चुंबक को यहाँ से दूर ले जाते हैं तब। और ये कुंडली क्या करती है, चुंबक को दूर ले जाने का ही विरोध करती है। धारा कैसे उत्पन्न होती है आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि कुंडली और चुंबक के बीच अगर अपेक्षित गति होगा तभी क्या होगी, धारा उत्पन्न होगी। अपेक्षित गति नहीं होगा तो धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो अगर हम चुंबक को लेके आते हैं चाहे चुंबक को दूर लेके जाते हैं, दोनों कंडीशन में क्या होगा, कुंडली में धारा उत्पन्न होगी। अब ये धारा उत्पन्न होगी तो ये क्या करेगी, चुंबक की गति का विरोध करेगी। तो यही क्या है, लेंस का नियम है। अब लेंस के नियम में और क्या है तो आपको समझना है, धारा उत्पन्न क्यों होती है हम पहले ये जानेंगे। तो देखिए जब हम कुंडली के नॉर्थ पोल को यहाँ पे लेके आते हैं तो कुंडली का तल भी कैसा होता है, नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। यानी नॉर्थ पोल में और नॉर्थ पोल में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा ना। तो हम क्या करेंगे, अगर चुंबक को यहाँ लेके आते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और यही प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है विद्युत धारा में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ होता है हमको कार्य करने से ही मिलता है। अगर हम कार्य करेंगे तभी क्या होगा, हमको धारा मिलेगा। अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, धारा नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसको लेके आते हैं तो नॉर्थ पोल में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण क्या होगा तो यही जो प्रतिकर्षण जो किया, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होगा, यही क्या होगा, धारा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं तो दूर लेके जाएंगे तो कुंडली का तल कैसे बन जाएगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होगा, आकर्षण होगा। अगर हम चुंबक को दूर लेके जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और यही जो किया गया कार्य होगा धारा में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार लेंस का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, VVI है, ऑब्जेक्टिव में तो काफ़ी सारा पूछता है कि लेंस का नियम किसके अनुकूल है। तो आपको याद रखना है कि लेंस का जो नियम होता है ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। अब जरा सोचते हैं दूसरे एंगल से, अगर मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल को अगर हम लाते और ये नॉर्थ की तरह काम नहीं करता, ये साउथ की तरह काम करता, तो क्या होता। तो अगर हम कुंडली चुंबक नॉर्थ पोल को लाते और ये साउथ पोल की तरह काम करता तो दोनों में क्या होता, आकर्षण होता। आकर्षण होता तो क्या होता, नॉर्थ पोल को यहाँ से यहाँ लाने में हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जब हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता तो बिना कार्य की हमको धारा प्राप्त हो जाती। ये जो मतलब ऐसा जो होता वो क्या होता, ऊर्जा संरक्षण के जो नियम है उसके प्रतिकूल होता, इसीलिए ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए हम चुंबक के नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, अगर दूर लेके जाने के क्रम में ये जो साउथ पोल नहीं होता है, अगर ये भी नॉर्थ पोल की तरह काम करता तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी हमको दूर नहीं लेके जाना पड़ता, चुंबक अपने आप क्या होता, दूर जाता है। ठीक है, यानी यहाँ भी क्या होता, बिना कोई काम किए हमको धारा प्राप्त हो जाती। तो ये जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल नहीं है। इसीलिए अगर नॉर्थ पोल को हम लेके आते हैं तो ये भी नॉर्थ पोल बन जाता है। अगर हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं तो ये क्या बनता है, साउथ पोल बन जाता है। इस प्रकार लेंस का जो नियम होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, लेंस के नियम में आगे देखते हैं। आगे पढ़ना है हमको प्रेरकत्व के बारे में, यानी इंडक्टेंस के बारे में। प्रेरकत्व क्या है तो आपको याद रखना है,
वैसा विद्युत परिपथ जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को उत्पन्न करने का गुण रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। यानी प्रेरकत्व क्या है, एक प्रकार का विद्युत परिपथ है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को उत्पन्न करने का गुण रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं, यानी इंडक्टेंस कहते हैं। अब प्रेरकत्व में हमको दो गो पढ़ना है, स्व प्रेरण और अन्योयन प्रेरण, यानी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। और पहले स्व प्रेरण क्या है, हम ध्यान से इसके परिभाषा को समझ लेंगे, फिर डायग्राम से इसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो स्व प्रेरण का डिफिनीशन होता है कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने पर, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्व प्रेरण कहते हैं। मतलब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, अगर हम लोग उसी को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो उसी कुंडली में क्या होता है, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्व प्रेरण कहते हैं। लेंस के नियम के अनुसार जो प्रेरित धारा की दिशा होती है, लेंस के नियम के अनुसार जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वो मुख्य धारा, वो हमेशा क्या होती है, तो मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, मुख्य धारा को बढ़ाने पर प्रेरित धारा की जो दिशा होगी मुख्य धारा के विपरीत हो जाएगी, और मुख्य धारा को घटाने पर प्रेरित धारा की जो दिशा होगी मुख्य धारा के अनुकूल हो जाएगी। और ये भी याद रखना है कि कुंडली में प्रेरित धारा तभी तक उत्पन्न होगी जब तक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें परिवर्तन होता है। अगर कुंडली में प्रवाहित धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होगी। तो प्रेरित धारा बस तब तक बनी रहेगी जब तक क्या होता है, कुंडली में धारा का परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है, कोई कुंडली है, इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। धारा परिवर्तित कब होती है, तो अचानक हम क्या करते हैं, अगर कुंडली में धारा के प्रवाह को स्विच से बंद कर दें, चाहे कुंडली में धारा के प्रवाह को हम स्विच से ओपन करते हैं, तो धारा क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी, चाहे अचानक क्या होगी, घट जाएगी। यानी धारा में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब परिवर्तन दो टाइप से होता है, या तो धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले मुख्य धारा बढ़ने पर, मतलब ये कोई कुंडली है, कुंडली में इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रही है, अगर मुख्य धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा तो इस कुंडली में क्या होगा। अच्छा, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बढ़ना या घटना। तो मुख्य धारा बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, धारा में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर अचानक क्या होता है, मुख्य धारा का मान बढ़ जाएगा, तो जो प्रेरित धारा होगी इसकी दिशा कैसी होगी, तो मुख्य धारा की क्या होगी, विपरीत होगी, क्योंकि विपरीत होगी तभी तो इसका विरोध करेगी। जैसे मान लो धारा का मान 7 था, अगर मुख्य धारा का मान बढ़कर 10 हो जाए तो जो 3 एम्पियर की धारा बह रही है वो कौन सी धारा होगी, प्रेरित धारा होगी। अब प्रेरित धारा क्या करेगी, इसका विरोध करेगी। विरोध करने के लिए क्या करेगी, इसके अनुकूल जाएगी कि इसके विपरीत जाएगी। तो आपको पता है कि अगर विरोध करना है तो कहाँ जाएगी, इसके विपरीत जाएगी। तो इसके विपरीत आएगी 3, फिर हम दोनों का मान निकालेंगे 10 और 3, तो मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सेम अप्लाई यहाँ पर भी होता है, अगर मुख्य धारा को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी मुख्य धारा का मान घटने पर क्या होगा, तो अगर मुख्य धारा का मान घट जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस कुंडली में इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रही थी, अगर अचानक मुख्य धारा का मान घट जाएगा तो जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो क्या होगी, मुख्य धारा के अनुकूल हो जाएगी। अनुकूल क्यों होगी, क्योंकि देखिए मान लेते हैं मुख्य धारा का मान 7 था, घट कर इसका मान कितना हो गया, 5 हो गया, तो कितना घटा, 2 घटा। तो जो 2 एम्पियर की धारा है वो कौन सी धारा हो जाएगी, प्रेरित धारा हो जाएगी, तो प्रेरित धारा हो जाएगी। अब इसका विरोध करने के लिए, यानी इसका मान 7 रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अनुकूल रहना पड़ेगा कि इसके विपरीत जाना पड़ेगा, तो इसके अनुकूल रहना पड़ेगा। अनुकूल रहेगा तभी तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 मान कितना आएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे विपरीत होना चाहिए, तभी तो हम घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे 3, तभी तो मान कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वो मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, और प्रेरित धारा तब तक ही बनी रहती है जब तक हम क्या करते हैं, मुख्य धारा में परिवर्तन करते रहते हैं। मुख्य धारा अगर अस्थायी है तो किसी भी कुंडली में कोई भी प्रेरित धारा चाहे प्रेरित विद्युत भाग बल क्या होगा, उत्पन्न नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्व प्रेरण। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्व प्रेरण गुणांक क्या है और उसका डिफिनेशन क्या होता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू।